अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट किए थे और एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर हमने जो हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है ना, ये हमने पढ़े थे। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े थे और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो हमने याद किए थे। इस लेक्चर के अंदर ना हम इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखेंगे। अच्छा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की अगर क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो हमारे पास ना मेनली ये 5 इसके थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो एक ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं कि डिप्रेशन ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, हम इसे जो है ना पैनिक डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पेशेंट में ओसीडी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में इसे यूज़ करते हैं। फिर हम पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनमें एंग्जाइटी हो, ठीक है, जैसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो एंग्जाइटी के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और 5वें नंबर पे हमने याद करना है कि इसे हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 5 क्लिनिकल यूजेस हैं हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के। डिप्रेशन के लिए, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं, एंग्जाइटी के डिसऑर्डर जैसे जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और लास्ट पे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अच्छा, इन्हें याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स से ही हम इसे याद रखते हैं। अगर किसी पेशेंट में ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो ड्रग है ना, ये हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दी हो, इनकी ओवरडोज कर दी हो, तो ओवरडोज देने की वजह से पेशेंट में क्या होता है, ओवरडोज की वजह से ना पेशेंट में सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है और सीयर्स हो सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि कोई भी एंटी डिप्रेसेंट जब हम देते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे ना, तो वो सारे ही सीयर्स कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो सीयर्स का थ्रेशोल्ड है ना, उसे कम कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज में हमने पेशेंट को सीरोटोनिन दे दिया, मतलब SSRI दे दिए। अब सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? सीरोटोनिन सिंड्रोम में ना बेसिकली 4 फीचर्स होते हैं जो हमने याद करने होते हैं। यानी पेशेंट सीरोटोनिन सिंड्रोम में कैसे प्रेजेंट करता है? एक तो पेशेंट में ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी हाइपरथर्मिया के साथ प्रेजेंट करता है। पेशेंट की मसल रिजिडिटी होती है, ठीक है, मसल्स में अकड़ाव होता है, मसल रिजिडिटी होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और पेशेंट में मायोक्लोनस यानी मसल ट्विचिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हैं जो कि सेरोटोनिन सिंड्रोम में होते हैं। सबसे पहला हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके अलावा मसल रिजिडिटी होती है, स्वेटिंग होती है, और मायोक्लोनस होता है। ठीक है, तो ये फीचर्स है सेरोटोनिन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फीचर है उसमें और क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है हमारे पास, देखो एस से हमने याद रख लिया सीरोटोनिन सिंड्रोम एंड सीयर्स। दूसरे एस से हमने याद रखना है CNS स्टिमुलेंट और CVS स्टिमुलेंट। ठीक है, यानी ये क्या करता है? ये पेशेंट में हेडेक कॉज करता है। इसके अलावा पेशेंट में टैकीकार्डिया हो सकता है, क्योंकि CVS स्टिमुलेंट है ना, वो हमने याद रखना है। CVS और CNS स्टिमुलेंट यानी हेडेक और टैकीकार्डिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा ऐसे ही हमने याद रखना है कि पेशेंट में ना एपिटाइट शॉर्ट हो जाती है और वेट शॉर्ट, यानी पेशेंट में वेट लॉस होने के चांसेस होते हैं और पेशेंट को भूख नहीं लगती। तो ये हो गए। इसके अलावा आर से हमने याद रखना है रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, या हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं। आई से इनसोमनिया या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, और सुसाइडल रिस्क ज़्यादा होता है अडल्ट और चिल्ड्रन में अगर वो SSRI ले लें। ठीक है, तो SSRI से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो एडवर्स इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, तो अच्छे से याद कर लें। दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसके बाद आ जाते हैं, अभी तक हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, साइड इफेक्ट, और जो नाम है ना हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के, वो हमने याद किए। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की तरफ। जो सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इन्होंने सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी है ना, यानी दोनों ट्रांसपोर्टर्स को ये इनहिबिट करते हैं। तो अगर MCQ आए कि SNRI हमने दिए हैं, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होगा? तो उससे देने से सेरोटोनिन भी ज़्यादा हो रहा है और नोरेपिनेफ्रिन, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करें, तो इसमें वो सारे क्लिनिकल यूजेस आएंगे जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देने से आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, वो सारे इससे ट्रीट होते हैं।
तो पहला तो वही आ गए सारे जो हमने अभी SSRI के ट्रीटमेंट में पढ़े हैं। दूसरे इसके अलावा कुछ एडिशनल इसके क्लिनिकल या थेराप्यूटिक यूजेस भी होते हैं। ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो नोरेपिनेफ्रिन होता है ये ब्रेन में जो CNS में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन पे एक्ट करता है और पेन को रिलीव करने में भी इनका रोल होता है। ठीक है, तो पहले तो हमने सारे वही क्लिनिकल यूजेस लिख लेने हैं, डिप्रेशन वाले और पैनिक डिसऑर्डर्स वाले, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स वाले, उन सारों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने लिखने हैं कि ये रिलीव करते हैं पेन को। ठीक है, पेन रिलीविंग के लिए भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब पेन, कौन कौन सी तरह की पेन इससे हम रिलीव कर सकते हैं? सबसे पहले हमने लिखना है कि ये हमारे पास डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी जो डायबिटीज़ के लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, डायबिटीज़ के लोगों में हाथों में पाँव में दर्द शुरू हो जाते हैं, उनमें भी हम ये दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। ठीक है, हर्पिस के पेशेंट में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, उसमें भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। या लोअर बैक पेन अगर किसी पेशेंट को हो ना, तो उसके अंदर भी हम ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लिनिकल यूजेस हैं हमारे पास सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के। ठीक है, पहला तो डिप्रेशन वाला और दूसरा ये पेन वाले सारे क्लिनिकल यूजेस भी इसमें आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट में भी ना सारे वो साइड इफ़ेक्ट जो कि हमने सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल डिसफंक्शन आ सकता है, हेडेक हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, इंसोम्निया वगैरह सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ना, वो आपने ये याद रखना है कि चूँकि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो अगर नोरेपिनेफ्रिन हम ज़्यादा कर रहे हैं बॉडी में, तो वो जाके उन रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करेगा और उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने की वजह से ना पेशेंट का BP ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स हार्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट मसल्स वगैरह पे। तो जब अल्फा हमने नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा दिया, वो रिसेप्टर्स जाके स्टिमुलेट हुए, तो पेशेंट का हार्ट रेट भी ज़्यादा हो सकता है SNRI ड्रग्स देने की वजह से। ठीक है, बाकी वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमने SSRI में पढ़े। इसके अलावा डुलोक्सिटीन जो एक ड्रग आता है ना SSRI में, एक एक्स्ट्रा ड्रग है डुलोक्सिटीन। अच्छा, ये भी SNRI ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो याद करने हैं आपने। एक तो इसमें ड्राई माउथ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस भी हो सकती है। ठीक है, डिजीनेस वैसे सारों में ही हो सकती है, लेकिन इसमें 2 डी से एक्स्ट्रा याद रखने हैं डुलोक्सिटीन से। डुलोक्सिटीन ड्रग है जो कि SNRI, उसमें 2 चीज़ें डी से एक्स्ट्रा याद रखनी है, ड्राई माउथ और डिजीनेस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी की एंटी डिप्रेसेंट्स कवर करते हैं।